हाउस कैशेस का डुकु महल, जहां हमारी नायिका और उसके ससुराल वाले दोपहर का भोजन कर रहे हैं। एथेल चुपचाप दोपहर का भोजन कर रही थी, जबकि उसका देवर उसकी ननद से कह रहा था, रिहाना, रिहाना, तुम्हें भी गाजर खानी चाहिए। रिहाना ने जवाब दिया, नहीं, मुझे गाजर बिल्कुल पसंद नहीं। उसके पति लिएंड्रो ने रिहाना से कहा, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहती हो तो तुम्हें खाने को लेकर बहुत ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। रिहाना ने कहा, मैंने कहा, नहीं लिएंड्रो, मैं गाजर न खाऊं तो भी नहीं मरूंगी। लोहिम कहा, क्या गाजर तुम्हारा पसंदीदा खाना नहीं होना चाहिए, नन्ही खरगोश? अचानक ड्यूक चिल्लाया, बस, कोई भी मेरी बेटी को वो खाना खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिससे उसे नफरत है। उसने ठंडे स्वर में कहा, रिहाना को नापसंद खाना परोसने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उन सभी को निकाल दूंगा जिनका इस खाने को बनाने में हाथ था। यह सुनकर पास खड़ी नौकरानी सिहर उठी। रिहाना चिल्लाई, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। वह ड्यूक के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम ऐसे इंसान तो नहीं हो जो इतनी छोटी सी बात पर लोगों को नौकरी से निकाल दो, है ना? ड्यूक ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि तुम कह रही हो, मैं इस बार तो जाने ही देता हूं। लिहिम ने पूछा, इतनी भोली भाली इस दुनिया में क्रीम कैसे जिंदा रहोगी? लिएंड्रो ने कहा, रिहाना, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। वे ये बातें करते हुए इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहे थे कि उनके बगल में कोई और बैठा है, हमारी नायिका एथेल। वह सोचती है, क्या ये सब सच है? क्या लोग 20 साल के लड़के के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? बड़ी हो गई। आखिरकार लिएंड्रो ने उसे देखा। उसने पूछा, कुछ गड़बड़ है एथेल? मुंह पोंछते हुए उसने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बस इतना ही। इस बीच वह सोचती है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी भूख पूरी तरह से मिटा दी है। लुहाने ने रिहाना से कहा, अगर तुम अपनी प्लेट में रखी सारी हाजर खा जाओगी तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। लिएंड्रो ने भी उसे थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हें भी एक तोहफा दूंगा। रिहाना ने पूछा, तुम मुझे दोगे? जब कोई खास दिन भी नहीं होता तो फिर तोहफे क्या होते हैं? अचानक लिया को कुछ एहसास हुआ। उसने लिएंड्रो से फुसफुसाकर पूछा, भाई, क्या तुमने अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा तैयार किया है? वरना वह रूठ जाएगी। एथेल ने पूछा, वाकई क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई तोहफा है? इस बीच वह सोचती है, लहिम, मेरे बारे में सोचना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लिएंड्रो एक तरफ हट गया। फिर उसने कहा, तुम क्या बात कर रही हो? आज तो कोई खास मौका भी नहीं है। यह सुनकर एथेल बोली, आज हमारी शादी है, सालगिरह है। उसे लगता है कि हमारी शादी आज से ठीक 2 साल पहले हुई थी। लिएंड्रो दोहराते हुए हैरान हो गया, शादी की सालगिरह? लिहिम ने कहा, तुम अपनी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकती हो? कितना घटिया पति था। रिहाना ने कहा, मेरी बात, तुम सही हो, आज है। ड्यूक ने कहा, तुम्हारा शादीशुदा बेटा, तुम्हें अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। एथेल यह सोचकर कांप उठी, हे भगवान, क्या नर्क जम गया? आज इन लोगों को क्या हो गया है? लिएंड्रो ने कहा, यह मेरी गलती है कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गए। लेकिन वह सोचती है, लेकिन क्या उसने अभी कहा? लेकिन जब एक सच्ची माफी भी काफी नहीं हुई तो उसने पूछा, क्या ऐसा कोई नियम है कि सिर्फ पति ही अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर तोहफा दे, न कि इसका उल्टा? एथेल सोचती है, जब मैंने पहली बार खुद को इस काल्पनिक दुनिया में स्थानांतरित पाया तो मुझे लगा कि मैं भाग्यशाली हूं। मुझे लगा कि एक सड़क दुर्घटना में अपनी मौत के बाद मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है। मैं उपन्यासाई में जागी। द रिटर्नर्स रोजी सेकंड लाइफ शीर्षक वाली किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगा। कहानी में रिहाना एक अनाथ है जो एक दयनीय जीवन जीने के बाद मर जाती है। लोहिम हाउस केसेस का दूसरा बेटा, लिएंड्रो हाउस केसेस का पहला बेटा और ड्यूक केसेस उच्च पदस्थ कुलीन और परिवार का मुखिया। पीछे हटने के बाद रिहाना को ड्यूक परिवार में गोद ले लिया जाता है और वह अपने पिता और दोनों भाइयों का सारा प्यार और ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मुझे खास तौर पर यह पसंद आया कि कैसे ड्यूक का परिवार उसे अपनी आंखों के तारे की तरह संजोता है। एक पाठक के रूप में, जबकि रिहाना इस उपन्यास की नायिका, मैं एथेल वालेस हूँ, उसके सबसे बड़े भाई लिएंड्रो की पत्नी। लिएंड्रो एक छोटा सा पात्र है जो कहानी में कम ही दिखाई देता है और जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा पात्र लिएंड्रो है।
और मुझे उसकी पत्नी बनने का मौका मिला है। उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकते हैं और उसकी नीली आंखें किसी भी झील से भी गहरी सांस लेती हैं। वह अपनी क्षमताओं से लेकर अपने रूप रंग तक हर पहलू में परिपूर्ण है, बिल्कुल अपने पिता लॉर्ड लिएंड्रो की तरह, जो घर के मामलों के उत्तराधिकारी हैं। हालांकि हमारी शादी सुविधा की बात किसे परवाह है, मैं उसकी पत्नी हूं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि इस कहानी में ड्यूक परिवार की सदस्य हूं। मेरे लिए उपन्यास का आनंद लेने के लिए वीआईपी सीट मिलना उतना ही अच्छा है, या ऐसा मैंने सोचा। एथेल को गुस्सा आया। लिएंड्रो ने एथेल से पूछा, शादी दो लोगों की होती है क्योंकि तुम मेरा तोहफा भी तैयार नहीं कर पाई। वह सोचती है, उपन्यास पढ़ते समय मेरी गलती यह थी कि मैंने कभी नहीं सोचा कि एथेल कैसा महसूस करेगी। हनीमून डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उसने न सिर्फ मुझे छोड़ दिया बल्कि उसकी मदद भी ली। मुझे हमारी पहली शादी की सालगिरह पर एक तोहफा भेजा। उसे याद आया कि उसने उसे कहा था, आज मेरा जन्मदिन है टॉड, लेकिन उसने बीच में ही कहा, मैं व्यस्त हूं। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम घूमने चलोगे डब्ल्यू। उसने जवाब दिया, मैं अभी रिहाना के साथ टहल कर आया हूं। उसने उसे फोन किया, लेकिन वह अपनी बहन के पास यह कहते हुए चला गया, रिहाना मुझे ढूंढ रही है। वह सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिहाना मुझ पर हावी हो जाएगी और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे मैं इस तरह हादृश्य हूं। वापस चाय डाइनिंग टेबल पर लिएंड्रो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इसके लिए दोषी ठहरा सकती हो। वह अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि उसने उसके चेहरे पर एक डिब्बा फेंक दिया। आसपास मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसने पूछा कि वह क्या चिल्ला रही है। मुझे तलाक चाहिए। वह मुड़कर कहती है, जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया शुरू करते हैं। स्तब्ध। लिएंड्रो ने पूछा, क्या तलाक हो गया? ड्यूक ने उससे पूछा, एथेल, क्या तुम अभी जो कह रही हो उसके बारे में गंभीर हो? रिहाना के सदमे से एथेल ने कहा। लोहिम भी चौंकते हुए अपने भाई को हिलाता है। वह यह कहते हुए चली गई, सबको अलविदा। नौकरानी ने कहा, मेरी मालकिन। वह कुछ कहने उठाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे लगता है कि मुझे इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। मैं खाली हाथ नहीं जा सकती। क्या मैं जा सकती हूँ? उसने कदमों की आहट सुनी और सोचा कि वह कितनी जल्दी मेरा पीछा करने वाला है। उसने चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोला। एथेल, उसने पूछा, क्या तुम तलाक लेने को लेकर गंभीर हो? उसने अपना सामान पैक करते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत गंभीर हूं। उसने पूछा, लेकिन क्यों? क्या वजह है? उसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने कहा, एक तरफ हट जाओ। मैं जा रही हूं। उसने कहा, यह मेरी गलती है कि हमारी सालगिरह भूल गए, लेकिन आप ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने बीच में ही पूछ लिया, क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रहा हूं? उसने कहा, मैं मानता हूं कि हम एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर ज्यादा करीब नहीं हैं, लेकिन क्या अरेंज मैरिज में कुछ हद तक अलगाव होना आम बात नहीं है? उसने कहा, यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम काफी करीब नहीं हैं। उसने पूछा, तो फिर और क्या वजह हो सकती है? उसे अचानक कुछ ध्यान आया। उसने एक ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा, एथेल, ये देखो। उसने ड्रेस खोलते हुए वह कहता है, तुम्हें याद है जब तुमने इसी ड्रेस में मुझसे शादी की थी, है ना? उस खुशी भरे पल को याद करने की कोशिश करो, लेकिन वह बीच में ही बोलती है, वो कोई खुशी वाला पल नहीं था। वह चौंक जाता है और पूछता है, माफ करना। कस ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तब खुश नहीं थी। और हाँ, वो ड्रेस और हमारी शादी दोनों ही यादें ताज़ा नहीं होती। खुशनुमा यादें। शादी से कुछ महीने पहले डुकालो पैलेस के 5वें ड्राइंग रूम में एथेल एक सादी सफ़ेद ड्रेस पहनकर आई थी। वह उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह तुम पर बहुत जंचता है। डिज़ाइनर ने पूछा, अगली बार क्या ट्राई करना चाहोगी मैडम? वह सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने अपना पूरा बुटीक अपने घर में ही शिफ्ट कर लिया है। हाउस वालिस तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर उसे अपने परिवार की बात याद आई, तुम्हें हर हाल में लॉर्ड केसे से शादी करनी ही होगी। इतने बड़े ओहदे वाले आदमी से तुम और कहाँ और कब मिल सकती हो? अगर मेरी बहन डचेस किसिस बन जाए तो क्या मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी? वह अपने विचारों को कंधे उचकाते हुए सोचती है, मुझे समझ आ गया कि उन्होंने इतना हंगामा क्यों मचाया। हालांकि शादी के बाद मुझे ऐसे घटिया लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा तो कोई बात नहीं।
वे कहते हैं कि वह इस साम्राज्य की सबसे बेहतरीन डिज़ाइनर है और सचमुच हर एक चीज़ एक कलाकृति है। दरवाज़ा खुलता है और रिहाना लियांड्रो कहते हुए अंदर आती है। उसने उसे पूछा, रिहाना तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैं यह देखने के लिए उत्सुक थी कि मेरी होने वाली ननद शादी के कपड़े में कैसी दिखेगी। एथेल यह सुनकर मुस्कुराई। यह उन्हें देखकर वह सोचती है, जब मैंने यह उपन्यास पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही प्यारा परिवार चाहिए और शादी के बाद मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगी। रिया उसके पास गई और बोली, कितनी खूबसूरत है। उसने पूछा, क्या मैं इनमें से एक ड्रेस ट्राई कर सकती हूँ? एथेल ने पूछा, माफ़ करना। उसने जवाब दिया, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। उसने कहा, तुम्हें शादी के जोड़े में इतना खूबसूरत देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक ट्राई करूं। एथेल को लगता है कि वह बहुत प्यारी है। यह स्वाभाविक ही है। बिल्कुल, मैं भी उसकी उम्र में शादी का जोड़ा पहनने के लिए तरस रही थी। यह सोचकर उसने सिर हिलाया। लिएंड्रो आया और पूछा, क्या तुम शादी का जोड़ा क्यों ट्राई करना चाहोगी? रिहाना ने मुंह बनाते हुए पूछा, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। क्या मुझे करना चाहिए? एथेल ने डिज़ाइनर से पूछा, क्या यह ठीक नहीं है? उसे ट्राई करने देने में कोई हर्ज नहीं है ना? उसने सिर हिलाया। लिएंड्रो ने कहा, जो तुम्हारी मर्जी। रिहाना चिल्लाई, वाह, मैं बहुत उत्साहित हूँ। जब रिहाना कपड़े बदल रही थी, लेहिम और डियर डैड आ गए। लोहिम पूछा, भाई रिहाना यहाँ है? ड्यूक ने कहा, हमने सोचा था कि रिहाना के साथ चाय पिएंगे। नौकरों ने हमें बताया था कि वह यहाँ होगी। लहेम ने कहा, लेडी वालेस आप भी यहाँ हैं। एथेल सोचती है, रूर मैं यहाँ हूँ, बेवकूफ़। आज मेरी ड्रेस फिटिंग का दिन है। रिहाना एक खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई थी। पापा, लहेम, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों भी यहाँ हैं। उसे देखकर सब चौंक गए। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह ड्रेस इतनी अच्छी नहीं है? खूबसूरत। लोहिम ने पूछा, तुमने वह चीज़ क्यों पहनी है? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ। ड्यूक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब मेरी बेटी ने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगी। रिहाना ने कहा, वह बहुत बहुत समय पहले की बात है पिताजी। लहेम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं पिताजी? उसने मुझसे ही शादी करने का वादा किया था। एथेल सोचती है, क्या उपन्यास में भी वे इतने मूर्ख थे? रोनाल्डो आगे बढ़ता है, चिल्लाता है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? एथेल सोचती है, हाँ, कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा ही करता है, लेकिन उसके यह कहने के बाद वह चौंक जाती है। रिहाना ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। वह सोचती है, अरे क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए? रिहाना ने कहा, बस पापा। भाइयों, मैंने बचपन में जो कहा था उस पर बखेड़ा खड़ा करना बंद करो। बस बैठो और उन दूसरे कपड़ों पर एक नज़र डालो जो मैं ट्राई करूंगी। फिर उसने कोई और ड्रेस ट्राई की और उन्हें दिखाई। उसके बाद जाते हुए ड्यूक ने पूछा, क्या अब हम चाय पीने चले? रिहाना ने कहा, ठीक है पापा। लहीम ने कहा, शुभकामनाएं भाई। उसे लगता है कि आखिरकार वे चले गए। मैं बहुत थक गई हूँ। उसने एक ड्रेस उठाई और पूछा, तुम्हें यह कैसी लगी? उसने कहा, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। वर्तमान में वापस आकर उसने कहा, फेंक दी, लेकिन जब तुमने इसे पहना था तो मुझे ज़रूर लगा था। वह बीच में ही चिल्लाते हुए बोली, मैंने यह कब पहना? हाँ, उसने कहा। उस समय उसने ठंडे स्वर में कहा, जिस व्यक्ति ने वह ड्रेस पहनी थी वह मैं नहीं थी, वह तुम्हारी बहन थी। उसने पूछा, वह रिहाना थी? वह चिल्लाया, मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कैसे कर सकता हूँ? तुम ज़रूर गलतफहमी में हो। उसने पूछा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो जो यह भी नहीं बता सकता कि मैंने क्या ट्राई किया? उसने आत्मविश्वास से कहा, इतना तो मैं भी बता सकता हूँ। क्या तुम मुझ पर दोष मढ़ने के लिए बातें बना रहे हो? उसे गुस्सा आ गया। क्या? उसने पूछा, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने मुंह फेरते हुए कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। हालांकि तुम और रिहाना बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, मैं तुम्हें उससे कैसे भ्रमित कर सकता हूँ? उसने घूरते हुए सोचा, हम एक जैसे दिखते हैं। उसने रिहाना और खुद की कल्पना की। कैसे? कहा, कब? वह अचंभित रह गया। अगर यह सच था तो तुमने तब कुछ क्यों नहीं कहा? तुम बहुत नाराज हुई होगी। वह सोचती है,
क्या तुम कह रही हो कि इतने समय बाद मुझे इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए? उसने पूछा, आज शाम के खाने पर मैंने क्या कहा? उसने पूछा, तुम मुझसे अचानक यह क्यों पूछ रही हो? उसने कहा, मुझे तृप्त करो। वह एक पल सोचता है। फिर उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है। उसने पूछा, और वह कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा तैयार किया है, और फिर तुमने कहा कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। उसने पूछा, और उस बातचीत से पहले क्या हुआ था? उसने उस दृश्य की कल्पना करते हुए कहा, अच्छा, उससे पहले उसने कहा, मैं इस घर में बिल्कुल इसी स्थिति में हूं। वह यह कहते हुए मुड़ी, जब से मैं तुम्हारी पत्नी बनी हूं, इस घर में मेरी यही स्थिति है। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले कैसी थी? उसने कहा। एथेल जाते हुए उसने पूछा, मैं कैसे? लॉर्ड कैश की गलती बताने की हिम्मत कैसे हुई? उसे वह पल याद आया जब उसने ड्रेस सुझाई थी। तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे लगता है कि उसे देखकर रिहाना ने जो पहना था वही सुझाया होगा। मैंने मन ही मन सोचा, कैश का परिवार मुझे क्यों अलग थलग कर देगा? चलो जल्दबाजी नहीं करते, बस उनके करीब आने में समय लगता है। हालांकि समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि उनके दिलों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लियांड्रो ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे परिवार का रिश्ता बहुत ही गहरा है। उसने कहा, यही वजह है कि मैं जा रहा हूं। मैं इस परिवार में सबसे अलग हूं। वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चिल्लाया, एथेल। उसने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। उसने कहा, मैं हमारे तलाक के कागजात तैयार करके तुम्हें भेज दूंगी ताकि तुम्हें बस उन पर दस्तखत करने पड़े। वह उसके पीछे गया और बोला, रुको एथेल, मेरी बात सुनो। उसने कहा, मैं तुम्हारी बकवास बहुत सुन चुका। उसने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? वह मुड़ी और बोली, चले जाओ कमीनी। नौकर और ड्यूक का परिवार खड़ा था नीचे। उनके पास से गुजरते हुए लोहिम ने पूछा, एथेल, तुम्हारी बातचीत कैसी रही? रिहाना ने पूछा, लियांड्रो ने क्या कहा? ड्यूक ने कहा, एथेल, इस तरह गुस्सा जाहिर करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने दरवाज़ा खोला और चली गई। वह अपना सूटकेस लेकर चली गई, जबकि ड्यूक का परिवार उसे देखता रहा। वह बाजार गई। उसने एक होटल में कमरा बुक किया और बिस्तर पर लेटे हुए उसने कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ी चिंता थी कि मैं अपना ज़्यादा सामान साथ नहीं ला पाऊंगी, लेकिन अब मुझे घर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। चलो, अभी छोटी मोटी बातों के बारे में मत सोचो, तलाक लेना ही प्राथमिकता है। ड्यूक के महल में लेहिम ने लिएंड्रो से पूछा, भाई, क्या तुम सच में इसे ऐसे ही रहने दोगे? उसने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लोहिम ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल, उसने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। लोहिम ने पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं कि वह कैसे गिरकर चली गई थी? ऐसी घोषणा, क्या आप इतने सदमे में हैं कि आप अपना होश खो बैठे हैं? उसने कहा, मेरी पत्नी समझदार औरत है। हो सकता है उसने गुस्से में आकर तलाक की मांग की हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अब तक उसे होश आ गया होगा। लेहाइम ने पूछा, क्या यह सिर्फ तुम्हारी मनगढ़ंत सोच नहीं है? उसने कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमने प्यार के लिए शादी नहीं की थी। लेहाइम ने कहा, ओहो, तो तुम यह कहना चाह रहे हो कि वह अपने घर की खातिर वापस आएगी, लेकिन अगर वह कभी वापस नहीं लौटी तो क्या होगा? लेहाइम रुक गया। वह कहा, वो जरूर करेगी। लेइम ने पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? लिएंड्रो ने कहा, रिहाना ने मुझे बताया था कि यह शादी खत्म नहीं होगी। उसने पूछा, क्या उसने ऐसा कहा था? खैर, अगर उसने ऐसा कहा है तो वह हमारे परिवार को मुश्किल समय में उपयोगी जानकारी देती रही है और कभी कभार अपनी वाक्पटुता से लोगों को चौंका देती है। आखिरकार उसने जो कहा है वह आश्चर्यजनक रूप से अब तक सच साबित हुआ है। लिएंड्रो ने कहा, हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि तलाक नहीं होगा। अगले दिन कैशिसडुको पैलेस। बटलर ने लिएंड्रो के कमरे में दस्तक दी। माफ करना महाराज, क्या आप जाग रही हैं? उसकी महिला जहाज जाग चुकी है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिएंड्रो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। बटलर ने उसे रोकते हुए चिल्लाया, महाराज, उसे लगता है कि मुझे पता था, वह आखिरकार वापस आ गई है। उसने दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, एथेल। एक डाकिया को देखकर वह चौंक गया। डाकिया ने पूछा, हे भगवान, लिएंड्रो कैशिस। लिएंड्रो ने पूछा, आप कौन हैं?
उसने कुछ कागज दिखाते हुए कहा, मैं इसे देने आया हूं लेडी एथेल वालेस की ओर से। यह आपको दिया जाना है। लिएंड्रो पैकेज लेता है। वह इसे सिर्फ तलाक के समझौते का पता लगाने के लिए खोलता है। एस्टेरोथ साम्राज्य की राजधानी रॉयन के सिटी हॉल के सामने लिएंड्रो कागजात पकड़े हुए इंतजार में घूमता है। अचानक वह एथेल को अपनी ओर आते देख चौंक गया। वह चिल्लाया, एथेल! उसने कहा, ओह माए, मैं देख रही हूं कि आप पहले आ गई। उसने चिल्लाते हुए पूछा, आप मुझे यह भेजने के बारे में क्या सोच रहे थे? उसने जवाब दिया, बेशक मैंने इसे आपको तलाक देने के लिए भेजा था। मैं और क्यों करता? वह पूछा, तलाक? क्या तुम सच में मुझसे अलग होने जा रही हो? उसने पूछा, तो क्या यह तुम्हें एक चाल लगती है? उसने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कितना मूर्ख हूं जो तुम्हारी चिंता कर रहा था। उसने पूछा, तुम्हें मेरी चिंता करने के लिए किसने कहा? अच्छा, कम से कम तुमने तो माना कि तुम मूर्ख हो। वह गुस्से में चिल्लाया, एथेल! लेकिन वह वापस चिल्लाई, क्या? उसके जवाब से वह चौंक गए। हाँ, वह सोचती है, तुम्हें नहीं लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं भी तुम्हारी तरह चिल्लाता हूं, है ना? उसने अपना गला साफ किया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद से मैं हमारे बारे में बहुत सोच रहा हूं। तुम सही थीं। जब से हमारी शादी हुई है, मैं ऐसा हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सोचती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई पीड़ित की तरह व्यवहार करने की। वह आगे कहती है, लगता है हमारे रिश्ते को कुछ भी नहीं बचा सकता, तो क्यों न हम इसे खत्म कर दें? मैं अब तुम्हें और नहीं देख सकती। वह सेठ पर चिल्लाता है। वह तलाक के कागजात फाड़ देता है। वह उसकी ओर मुड़ती है। वह कहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो गया है, तो क्यों न हम कहीं जाकर बात करें? वह बीच में ही दस्तावेजों की एक प्रति निकालते हुए कहती है, चिंता मत करो। वह उसे यह कहते हुए दिखाया, मैंने एक कॉपी यूं ही तैयार कर रखी है। उसने उसे भी फाड़ दिया। उसने उसे एक और दी। यह रही एक और। उसने उसे भी फाड़ दिया। उसने एक और दी। एक और। उसने उसे भी फाड़ दिया। उसने फिर उसे एक और देते हुए कहा, दरअसल मैं 4 अतिरिक्त कॉपी लाई हूं। उसने उसे भी फाड़ दिया। उसने उसे एक और देते हुए कहा, अरे रुको, एक और है। वह क्रोधित हो गया और हार मान गया। उसने उससे वह कॉपी छीन ली। उसने कहा, भले ही तुम मुझे हजारों कॉपी ला दो, मेरी जवाब फिर भी नहीं होगा। वह भी क्रोधित हो गई। उसने कहा, ठीक है, तो चलो अदालत चलते हैं। उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि आप मेरे खिलाफ केस जीत सकते हैं? एक केस? वह ऊंची आवाज में चिल्लाई, बिल्कुल, तो चलो तलाक ले लेते हैं। लिएंड्रो केस। भीड़ इकट्ठा हो गई और बुदबुदाया, हो कैशस। सोचने पर वह सज्जन ड्यूक कैश के बेटे जैसे दिखते हैं। वह अपना चेहरा छिपाता है। लानत है। इस बीच वह सोचती है कि अब यह समय की बात है कि लॉर्ड केस और उसके बीच खराब संबंधों के बारे में अफवाहें पत्नी फैल जाएगी। इसके साथ ही मैंने लियांड्रो को नगर निगम के सामने बुलाकर अपना मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिया। वह मुस्कुराई और सोचा, अगर यह तलाक का मामला बदनामी में भी बदल जाए तो भी मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। वह उसके पास से गुजरी और फुसफुसाते हुए बोली, देखते हैं कौन पहले थककर झुकता है। उसके जाते ही हवा में फुसफुसाहट भर गई। कुछ दूर चलते हुए वह सोचती है, क्या मुकदमा ही सचमुच एकमात्र समाधान है? एथेल की कल्पना। क्या तुम्हारे पति का कोई अफेयर था? नहीं। क्या उन्होंने हिंसा का सहारा लिया? नहीं। क्या उसने गाली गलौज की? बिल्कुल नहीं। तो क्या उसने जुआ खेला? नहीं खेला। क्या उसका कोई बिना शादी का बच्चा है? मुझे तो नहीं पता। क्या उसने कुछ महीनों तक तुम्हारे रहने का खर्च उठाने से इनकार कर दिया? वह मेरे रहने के खर्च के लिए हर महीने लगभग $5000 आवंटित करता है और मुझे अलग से एक व्यक्तिगत भत्ता देता है। वह चिंतित होकर सोचती है, मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन लियांड्रो ऊपरी तौर पर एक बेहतरीन पति है। वह सोचती है कि अगर मुझे करना ही पड़े तो सिर्फ एक ही है। तलाक के लिए मैं कोई भी उचित आधार नहीं बता सकती, लेकिन यह मामला बहुत संवेदनशील है। मैं अभी किसी वकील से इस पर बात नहीं कर सकती। इसी बीच कदमों की आहट सुनाई दी। लिएंड्रो आया और उसका कंधा पकड़ लिया। उसने कहा, एथेल, शायद तुम गलत समझ रही हो क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं जरा भी नहीं बदली हैं।
हालांकि एक बात से दूसरी बात हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई। वह सोचती है, उफ, वह कितना ज़िद्दी है। उसने कहा, क्या मुझे इस पर यकीन करना चाहिए? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए कोई भी भावना नहीं थी। उसने कहा, यह सच नहीं है। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं नहीं चाहता कि हमारा तलाक हो क्योंकि मैं अब भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसे कई अन्य कुलीन परिवार थे जिनमें से मैं चुन सकता था, लेकिन तुम एकमात्र महिला थी जिन्हें मैंने अपनी पत्नी माना। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अनाला में परित्यक्त खदान हाउस वालिस को क्यों चुना? यह सुनकर वह चौंक गया। उसने कहा, रिहाना उस खदान को चाहती थी जिसका मालिक हाउस वालिस था, और इसीलिए तुमने मुझसे शादी की। खदान हाउस वालिस की कुछ मूल्यवान संपत्तियों में से एक थी। जादुई पत्थरों की खुदाई एक आकर्षक व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी लाभप्रदता कम होती गई, दिमाग ठहर गया। कौन जानता था कि वह सफ़ेद हाथी भविष्य में सोने की बुर्गी में बदल जाएगा। वह सोचती है कि मैं ही हूँ जिसने यह उपन्यास पढ़ा है और रिहाना इस दुनिया की प्रतिगामी है। उसने चौंक कर हैद से पूछा। वह आत्मविश्वास से खड़ी थी। वह कांपते हुए पूछ रहा था कि तुम्हें यह कैसे पता? उसने कहा कि तुमने मेरे सामने कबूल किया था जबकि तुम नशे में थे। उसने पूछा, क्या मैंने ऐसा कहा था? उसने हाँ में जवाब दिया। क्या तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने ऐसा कहा था? इस बीच वह सोचती है, जाहिर है तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि यह झूठ है। क्या हमने इससे पहले कभी आमने सामने बात की है? उसने कहा, एक रात तुमने मुझे बताया था कि रिहाना अनाला खदान इतनी चाहती थी कि तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया। वह चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हो सकता है कि मैंने पहले खदान की वजह से तुम्हारे परिवार से संपर्क की या हो, लेकिन जब मैंने अपनी नज़रें उठाईं तो मुझे तुरंत ही तुम्हारी तरफ आकर्षण महसूस हुआ। उसके बाद तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती गईं। उसने पूछा, तो फिर हमारी शादी के बाद तुम्हारा रवैया क्यों बदल गया? तुमने अब तक मुझे नज़रअंदाज क्यों किया? उसने कहा, क्योंकि वह यह कहते हुए मुड़ी, इतना सफ़ेद झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। एथेल, उसने कहा, कृपया मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका दो। उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मुझे और समझाने की ज़रूरत है ताकि मैं अनाला खदान पर? उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद वह गुस्से में सोचती है, मैं उन्हें खदान मुझसे कभी नहीं छीनने दूंगी। सौभाग्य से अनाला खदान अभी भी मेरे नाम पर पंजीकृत है। उसे याद आया कि उसने अपने पिता से कहा था, पिताजी, हमारे लिए कर दायित्व कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मुझे अभी खदान दे दें और फिर मैं इसे बाद में अपने पति को हस्तांतरित कर सकती हूँ। भविष्य में नई तकनीकें हमें और गहराई तक खुदाई करने में सक्षम बना सकती हैं, इसलिए हमारे पास जल्दबाजी करने और इसे अभी उन्हें सौंपने का कोई कारण नहीं है ना? पिताजी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि खदान में अभी भी जादुई पत्थरों का काफ़ी बड़ा भंडार है। समस्या यह है कि वे ज़मीन के इतने नीचे दबे हुए हैं कि अब उन्हें खोदना घाटे का सौदा होगा। जब भी मेरे पति कभी कभार खदान का जिक्र करते हैं, मैं किसी न किसी बहाने से नामांतरण में बार बार देरी करती हूँ। उन्हें याद आया कि उन्होंने खुद कहा था, मेरे माता पिता से दस्तावेज अभी तक नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि डिलीवरी के दौरान किसी दुर्घटना में दस्तावेज गुम हो गए होंगे। जाहिर है, हाउस वालिस का टैक्स अकाउंटेंट अधिक काम की वजह से बीमार पड़ गया। वह सोचती है कि हाउस कैश निश्चित रूप से किसी भी तरह से खदान को लेने की कोशिश करेगा, यह दावा करते हुए कि वे इसके लायक हैं क्योंकि हाउस वालिस ने इसे कम करने का वादा किया था। एक बार स्वामित्व हस्तांतरित हो जाने के बाद इसे वापस लेने के लिए कई गुना अधिक प्रयास करना होगा। उसने यह सोचकर मुट्ठी बांध ली कि इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस तलाक को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वंडरस फॉरेस्ट राजधानी शहर के ठीक बाहर जंगल से गुजरते हुए वह सोचती है कि यह होना चाहिए। यहीं कहीं आसपास अचानक एक कौवा आया और वह चौंक गई। उसने कुछ सुना और उस आवाज़ का पीछा किया। उसने एक पेड़ के पीछे से झांका। वहां एक आदमी तलवार लिए खड़ा था। उसे लगता है कि वह आदमी उपन्यास का खलनायक और रिहाना का कट्टर दुश्मन है। मार्केटेरिंस आज़ाद छिपा हुआ है। उसे देखकर वह चौंक गई। वह सोचती है कि मुझे पता था कि वह यहाँ होगा।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे तुरंत पालूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? टेरेंस पहले से ही एक उच्च पदस्थ रईस है, लेकिन उसकी असली पहचान के बारे में और भी बड़े राज हैं, जिससे उसे जल्द ही बहुत बड़ा पद मिल जाएगा। उसे लगता है कि यह बेतुका लग सकता है, लेकिन मुझे बस इतना कहना चाहिए कि मैं हार गई हूँ। आखिर मैं उससे फिर कब मिलूंगी? ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। मैं अपनी बाकी जिंदगी उस घर में उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार को सहते हुए नहीं बिता सकती। वह दांत पीसती है। वहां कौन जाता है? सुनकर वह चौंक गई। तेरेस ने कहा, अगर तुम जीना चाहती हो तो अपने आप को प्रकट करो। मुझे पता है कि तुम सांस रोककर मेरे पीछे छुपी हो। वह अपने कानों को अपनी हाथ एक धमाके जैसी आवाज आई। उसने देखने के लिए ऊपर देखा, लेकिन पेड़ को दो टुकड़ों में देखकर चौंक गई। एक हत्यारा खंजर लिए आया। वह टेरेंस की ओर बढ़ता है और कहता है, धिक्कार है, मर जा। लेकिन टेरेंस आसानी से डटा रहा। उसने उसे पीछे से मारा। हत्यारा जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा, कितना उबाऊ! हत्यारे के हुनर कैसे कमजोर होते जा रहे हैं। इस बीच एथेल की धड़कनें तेज हो गईं। वह पेड़ के पीछे चुपचाप बैठी रही। कांपते हुए उसने सोचा, मुझे नहीं लगता कि आज वह दिन है। यह बहुत बुरा है, लेकिन शायद अगली बार। अचानक वह फिसल गई। वह ऊंचाई से गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया। वह सोचती है, यह कैसा कठोर स्पर्श है। टेरेंस उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। उसने उसे गौर से देखा। वह सोचती है, वाह, वह पास से देखने पर वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। अरे नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ। वह उसे नीचे उतार देता है और वह सोचती रहती है, मैंने उसे जाते हुए देखा। वह कब वापस आया? उसने झुककर कहा, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। यह सुनकर वह मुस्कुराया। उसने पूछा, तुम जैसी युवती यहाँ क्या कर रही है? ये घने जंगल। उसने कहा, ओह, मैं गलत रास्ता ले गई। उसने पूछा, गलत रास्ता? अगर बुरा न मानो तो पूछूं कि तुम घुमक्कड़ जंगल में किस लिए आई थी? उसने कहा, मैं तो बस टहल रही थी। उसने कहा, पगडंडी यहाँ से बहुत दूर है और उल्टी दिशा में है। उसने सोचा, मुझे पता था कि यह एक बेकार बहाना होगा। उसने पूछा, क्या तुम कह रहा हुई हो कि तुम घुमक्कड़ जंगल में अकेले टहलते हुए रास्ता भटक गई थी? उसे लगता है कि ये बात मुझे भी बकवास लग रही है। वो उसे घूरता रहा, जबकि वो कह रही थी कि मैं यहाँ एक निजी काम से आई हूँ और इसीलिए जंगल में टहल रही थी जब मैं रास्ता भटक गई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा निजी काम क्या है? उसने कहा कि ये एक निजी मामला है, इसलिए मुझे डर है कि मैं नहीं बता सकती। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, ये अजीब है, यहाँ तो बस भटकते भाड़े के सिपाही ही मिलते हैं। वो चौंक गई और सोचा कि वो मुझ पर शक कर रहा है। उसे पूरा शक है। मुझे जरूरत पड़े तो मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए ताबीज इस्तेमाल करना चाहिए। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता था कि आज तुम्हें यहाँ कौन मिलेगा? उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी। उसने कहा, यह बहुत निजी बात है, लेकिन चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, कम से कम मैं इसे अपने रक्षक के साथ तो साझा कर ही सकती हूँ। उसने कहा, दरअसल मैं एक भाड़े के सिपाही को ढूंढने आई थी जो मेरी रक्षा करे, यानी मुझे साथ ले जाए। मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ, लेकिन उसने धमकी दी है कि वह मुझे कभी जाने नहीं देगा। इसलिए मैं घर से निकल गई, लेकिन मुझे डर है कि वह मुझे जल्दी या बाद में ढूंढ लेगा। बाद में? उसने कहा, ओह, मैं समझ गया। उसने पूछा, आप एक कुलीन महिला लगती हैं, एक निजी शूरवीर क्यों नहीं रख लेती? उसने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, यह कहना शर्मनाक है, लेकिन मैं ऐसी सेवा का खर्च नहीं उठा सकती। वह एक पल के लिए उसे घूरता रहा। फिर उसने झुककर कहा, माफ करना, मेरा आपके निजी मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ही अचानक प्रकट हुई थी और आपको असुविधा पहुंचाई थी। इस बीच उसे लगता है कि यह काम कर गया। वह मुड़ी और बोली, अच्छा तो मुझे मेरी आह ले लो। यहाँ एक गिरा हुआ पेड़ क्यों है? उसे याद आया कि पेड़ क्यों गिरा है। उसने कहा, यह वही होगा जिसे आपने प्रशिक्षण के दौरान तोड़ा था। आपके पास अद्भुत कौशल होना चाहिए, सर। उसने कहा, हाँ है। मैं शेखी बघारने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा तलवारबाज हूं। अगर मैं ऐसा खुद कहूं तो मुझे यकीन है
कि अगर आप मुझे अपने अनुरक्षक के रूप में रख ले तो आपको इसका पछतावा नहीं होगा। उसने पूछा, माफ़ करना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वह यह कहते हुए आगे बढ़ा, मुझे अपने अंगरक्षक के रूप में रख लीजिए। उसने चौंक कर पूछा कि आपने मेरा अंगरक्षक? वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी एक घुमक्कड़ भाड़े का सिपाही हूँ। वैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मुझे काम पर रख सके। उसने कागज़ों को अपने हाथों में कस लिया और सोचा, तुम एक मार्की हो। उसने कहा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मेरी आर्थिक स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। उसने कहा, मैं तुम से अपने मूल वेतन से ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। उसने पूछा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इतने कुशल व्यक्ति का इस तरह से इलाज कर पाऊंगा या नहीं। उसने कहा, कृपया चिंता न करें, जब काम शांत हो तो मेरा मूल वेतन मिलने से बहुत मदद मिलती है। फिर उसने कहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एक महिला गार्ड के साथ ज़्यादा आराम रहेगा। उसने कहा, यह कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हम एक ही कमरे में नहीं रहेंगे। उसने कहा, लेकिन फिर उसे एक विचार आया और उसने सोचा, रुको, क्या यह मेरा मौका नहीं है? यह उस जानकारी पर समझौता करने लायक करीबी रिश्ता बनाने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। उसने झुककर कहा, मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा। उसने भी झुककर कहा, कृपया मुझे ठीक कहें। वह सोचती है कि इसीलिए मैंने एक काले अतीत वाले उपन्यास के पात्र को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया। उसने सोचा कि मैंने सही फैसला लिया है। चलते चलते उसने कहा कि मैं एथेल हूँ। मैं अभी भी अपने पति का उपनाम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चूंकि मैं जल्द ही उनसे तलाक ले रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एथेल वालेस हूँ। इस बीच वह सोचती है कि नकदी का नाम उसे मुझसे सावधान कर सकता है, क्योंकि टेरेंस अब तक उच्च समाज से पूरी तरह अलग थलग रहा है। मुझे यकीन है कि वह मेरे पहले उपनाम से परिचित नहीं है। उसने कहा कि मैटी हूँ। मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से, इसलिए मेरा कोई उपनाम नहीं है। उसे लगता है कि जब उसने मुझसे झूठ बोला तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराई। जब वह इतना खूबसूरत है तो किसे फर्क पड़ता है? अगर उपन्यास में उसके पात्रों के चित्र होते तो मुझे टेरेंस बहुत पसंद आता। उसने पूछा, अगर तुम अपने पति से अलग रह रही हो तो अभी कहाँ रह रही हो? उसने कहा, मैं एक होटल में रह रही हूँ। मैं निकट भविष्य में एक घर लेने की योजना बना रही हूँ। उसने पूछा, तो मुझे भी वही रहना चाहिए? क्या अगला कमरा खाली है? उसने कहा, शायद। ओह, आपके रहने का खर्चा मेरे ऊपर है। और हाँ, आप हफ्ते में एक बार रूम सर्विस भी मंगवा सकते हैं। मैं कर्मचारी कल्याण का समर्थक हूँ। उसने कहा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पैसे दे सकता हूँ। उसने पूछा, क्या आपके पास इसके लिए पैसे हैं? उसने कहा, अरे, तो मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूंगा। वह हंसी। यह सोचकर आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक बेचारे भाड़े के दलाल की तरह काम कर रहे हैं। वह सोचती है क्या कोई जिस टेरेंस को मैं उपन्यास में जानती हूँ, वह अच्छे या बुरे किसी भी तरह से कर्ज नहीं चुका सकता। किसी दिन इसे ब्याज समेत वापस कर देना। उसके बाद वे होटल गए। उसने अपने कमरे में चारों ओर देखा। उसने कहा, कितनी अजीब औरत है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव बहुत ही दिलचस्प था। और जब उसने भागने की कोशिश की तो मैंने खुद को उसे रोकने के लिए मजबूर पाया। फिर भी स्वेच्छा से इस तरह की मुसीबत मोल लेना मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। खैर, मुझे खबर भेजनी चाहिए। वह यह सोचकर पत्र लिखना शुरू करता है कि मेरी अनुपस्थिति अनिश्चित काल के लिए और बढ़ जाएगी। चूंकि मैंने यह करने का फैसला कर लिया है तो चलो इसे पूरी तरह से करते हैं। रात में वह अपने कमरे में सो रही थी और टेरेंस अपनी तलवार पकड़े कुर्सी पर सो रहा था। अगले दिन वे एक दुकान पर गए। दुकानदार ने कहा, आपका स्वागत है। क्या आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं? उसने कहा, मैं कुछ औषधीय चाय की जड़ी बूटियां खरीदना चाहती हूँ। टेरेंस अपना माथा पकड़े हुए एक तरफ हट जाता है। उसे लगता है कि उसे सिर दर्द हो रहा है। उसे लगता है कि मैरी प्री हाइहेन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसे लगातार सिर दर्द रहता है। यह शाही पूर्वजों पर लगे एक श्राप का नतीजा है। देवी की कुछ शक्ति प्राप्त करने के बदले में तब से शाही परिवार के सदस्य मन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भयंकर माइग्रेन का दर्द सहना पड़ता है।
जितनी ज्यादा शक्ति उतना ही ज्यादा दर्द। वर्तमान सम्राट के दो पुत्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अब तक की सबसे बड़ी शक्ति है, भी इस श्राप से मुक्त नहीं हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र और रीना का प्रेमी युवराज माल। टेरेंस सम्राट की विवाहित संतान। टेरेंस की माँ मारेमा की बेटी थी और सम्राट की पहली मंगेतर। एक दिन सम्राट के बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो गई और सम्राट, जो उस समय दूसरे राजकुमार थे, को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हालांकि लेडी मोलो फिर गायब हो गई। अपनी मंगेतर के एक कुचवान के साथ भाग जाने की बदनाम अफवाहों से निराश होकर युवराज ने ड्यूक वेलवेट की बेटी से शादी कर ली। बाद में हाउस मोलो ने मना कर दिया और लेडी मोलो लगभग भूल ही गई थी, जब अचानक वह एक बच्चे को गोद में लिए फिर से प्रकट हुई। उन्होंने दावा किया कि ड्यूक वेलवेट और पूर्व सम्राट की दुष्ट योजना के तहत उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे बंदी बना लिया गया था। हालांकि बिना किसी ठोस सबूत के किसी ने भी पूर्व सम्राट और शक्तिशाली वेलवेट परिवार से स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं की। अंततः लेडी मोलो अपनी स्थिति वापस नहीं पा सकी और अपहरण के दौरान जिस बच्चे से वह गर्भवती हुई थी, उसे भी शाही परिवार का खून नहीं माना गया। वह बच्चा बड़ा होकर अगला सम्राट बनने वाला युवराज बन सकता था, लेकिन इसके बजाय वह एक साजिश का शिकार होकर वह सब कुछ खो बैठा जिसका वह हकदार था। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि टेरेंस फ्री हाइहेन है। टेरेंस सम्राट को अपना पिता नहीं कह सकता और ड्यूक वेलवेट द्वारा उसकी हत्या के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वह सोचती है कि यह रोने जैसा है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वह एक अच्छा लड़का लगता है। कहानी में उसका तेज माइग्रेन टेरेंस के भटक जाने का एक मुख्य कारण है। जब दर्द असहनीय हो जाता है तो वह एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा, जिसे डेविल्स क्लॉ कहते हैं, का सहारा लेता है। इसी तरह क्राउन प्रिंस मखाइल भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन उनके पास रिहाना है। किताब के अनुसार रिहाना को देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे वह श्राप को बेअसर कर सकती है। लेखक का पक्षपात बेहद बेतुका है। एक बेटा क्राउन प्रिंस बन जाता है और उसका प्रेमी देवी का आशीर्वाद पाता है, जबकि दूसरा भेदभाव सहने के बाद नशे का आदी हो जाता है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक नाजायज बच्चा है। निराशा और नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से अभिभूत टेरेंस खुद को खो देता है और अंधेरे की ओर मुड़ जाता है। बगल में और आखिरकार दुकानदार ने कहा, ये लीजिए। एथेल ने जवाब दिया, शुक्रिया। उसे लगता है कि टेरेंस हीलिंग टी पीने के बाद ठीक हो जाएगा। हीलिंग टी एक ऐसी दवा है जो शाही परिवार के कष्टदायक सिर दर्द को शांत करती है। भविष्य की रिहाना ही सबसे पहले इसका फॉर्मूला इजाद करती है। लेकिन अगर मैं इसे चुरा भी लूँ तो क्या फर्क पड़ता है? उसे लगता है कि मेरी योजना टेरेन की मदद से तलाक लेने और फिर राजगद्दी की लड़ाई से पहले साम्राज्य से भाग जाने की थी। उग्र हो जाता है। उसे सिर दर्द हो रहा था, लेकिन एथेल को देखकर अचानक शांत हो गया। एथेल सोचती है, लेकिन उसे थोड़ा और जानने के बाद मुझे उस पर तरस आ रहा है। उसने पूछा, क्या हम अगली जगह चलें? जाते समय उसे लगता है कि जब तक वह उपचारात्मक चाय पीता रहेगा, उसे नशे की लत नहीं लगेगी। चलते समय उसने पूछा, तुम्हें पवित्र जल की क्या जरूरत है? उसने जवाब दिया, मुझे कुछ बनाना था। इसी बीच वह सोचती है, यह तुम्हारी चाय की सामग्री है। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि वहां एक मंदिर है। भटकने वालों का जंगल। उसने कहा, यही कारण है कि यह ग्रैंड टेम्पल की तुलना में बहुत कम भीड़ भाड़ वाला है। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। वह उसका हाथ पकड़ता है और इस तरफ दौड़ता है। उलझन में उसने टिट से पूछा। उसे एक पेड़ के पीछे छिपाने के बाद वह अपनी तलवार निकालता है। वह पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हो रहा है। वह उसे चुप कराता है। वह उसे पकड़ लेता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचती है कि वह बहुत करीब है। इस बीच एक महिला लबादा पहने हुए आई। उसे देखकर एथेल सोचती है कि तेरा क्या उसने हमारा पीछा कर रहे हो? उसने अपनी तलवार कसी और उसकी ओर दौड़ा। उसने उसे देखा और अपना खंजर निकाल लिया। उसने उस पर हमला किया, लेकिन वह अपने खंजर से उसे रोकने में कामयाब रही। तभी उसका खंजर उसके हाथ से गिर गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? वह चिल्लाई, मैं नहीं आई। वह एथेल से चिल्लाई, मेरी मालकिन। उसने एथेल से पूछा, क्या तुम इस औरत को जानती हो?
एथेल ने कहा, हाँ, वह मेरे पति के घर की नौकरानी है। फिर उसने उसे छोड़ दिया। नौकरानी ने कहा, मैंने संयोग से देखा था, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। एथेल बोली, अगर यह सच होता तो तुम चुपके से हमारा पीछा नहीं करती। उसने पूछा, क्या रिहाना ने तुम्हें हमारा पीछा करने के लिए भेजा था? तेरारा बोली, माफ करना, बिल्कुल नहीं। लेडी रिहाना क्यों? आखिर में क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती? तारा, तुमने कितनी बार मेरा पीछा किया है और मेरी कमजोरियों का इस्तेमाल करके मुझे जाल में फंसाया है। तेरारा स्पिलर, वह रिहाना की कुतिया है। तेरारा के माता पिता को खेत का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया था, अपने मालिक के परिवार के प्रति समर्पण का इनाम। हालांकि यह सब उनके मालिक की एक धोखेबाज चाल साबित होती है, और इस तरह तारा के परिवार ने रातों रात अपनी आजीविका खो दी, और इसके परिणाम स्वरूप तारा ने अपना पूरा परिवार खो दिया। अथक खोज के बाद उसने सफलतापूर्वक अपना बदला लिया और एक कुलीन व्यक्ति की हत्या के लिए उसे फांसी दे दी गई। यह रिहाना के पहले जन्म में घटित होता है। प्रतिगामी होने के बाद रिहाना तारा को खोजने निकली, जो अपने पहले जन्म में एक अजनबी के अलावा कुछ नहीं थी, और तारा की मदद करने की पेशकश की, जिसने अभी तक अपना बदला पूरा नहीं किया था। एथेल को लगता है कि रिहाना ने देख लिया था कि उसमें दृढ़ता और असाधारण कौशल है, जब तक कि वह इकट्ठा नहीं हो जाता। उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और एथेल से पूछा, मेरी मालकिन, तुम क्या चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं? एथेल ने कहा, क्या तुम हमें एक पल के लिए माफ कर सकती हो? उसने कहा, ठीक है, मैं हवाई हमले से थोड़ा दूर रहूंगा। फिर एथेल तेरा के पास आती है। वह फुसफुसाती है, मेरे साथ सहयोग करो और मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन विस्काउंट शिलियन का ठिकाना बता दूंगी। एथेल चौंक जाती है और पूछती है, तुम कैसे भागे? एथेल ने कहा, यह एक राज है, ठीक वैसे ही जैसे रिहाना ने कहा था। उसने पूछा, तुम्हारे मन में सवाल तो उठे थे, है ना? रिहाना कोई भगवान नहीं है, उसे सब कुछ कैसे पता? इस बीच उसे लगता है कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि रिहाना कहानी खत्म होने तक यह नहीं बताती कि वह एक रिग्रेसर है। तेरा ने कहा, चाहे तुम्हारे पास लेडी रिहाना जैसी क्षमताएं हो भी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरी रक्षक है और तुम नहीं। एथेल ने पूछा, क्या ऐसा है? फिर उसने तुम्हें अभी तक यह क्यों नहीं बताया कि शिलियन कहाँ है? तारा कांपते हुए कहती है, उसने कहा था कि वह सही समय आने पर बताएगी। एथेल ने पूछा, सही समय? इंतजार क्यों? तुम्हें पता ही होगा कि वह झूठ बोल रही है। तारा उसे बीच में ही टोकते हुए चिल्लाती है, चुप रहो। एथेल ने पूछा, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मेरे पास क्या जानकारी है? वह तारा से सोचती है, वफादारी से पहले बदला लिया जाता है। तारा ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यह सुनकर एथेल सोचती है, समझ गई। एथेल ने कहा, घर लौटकर रिहाना को बताना कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूं। फिर एथेल उसे कुछ बताती है। उसके बाद तेरा ने पूछा, क्या बस इतना ही? एथेल ने पूछा, हलन तो नहीं है ना? तारा ने पूछा, बहुत अच्छा, मुझे जानकारी कब मिल सकती है? एथेल ने कहा, 2 महीने में। इसके बाद तारा चली गई। एथेल सोचती है, काश उसमें कुछ डरावना होता। दरअसल रिहाना जानबूझकर कुछ नहीं छुपा रही है। जानकारी वह तारा को नहीं बता सकती क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। शिलियन के बारे में उसे बस उसकी नकली पहचान पता है, जिसके बारे में उसने अखबार में पढ़ा था उसके पीछे हटने से पहले। उसके उलट मुझे पता है कि वह अभी कहाँ है, क्योंकि मैंने उपन्यास शुरू से अंत तक पढ़ा है। इस लिहाज से ट्रांसमाइग्रेशन रिग्रेशन से बेहतर है। वह सोचती है, मुझे माफ करना तेरा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम रिहाना पर शक करो जब तक कि मेरा तलाक न हो जाए। अचानक टेरेंस आया और पूछा, कैसे हुआ? बात हो गई। वह चौंक गई। उसने कहा, लगता है तुम मुझे पूरी तरह भूल गई हो। उसने पूछा, दी, क्या तुमने हमारी बातचीत सुनी? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने मालिक के आदेशों का पालन करता हूं। उसने कहा, मुझे अपने भरोसेमंद अंगरक्षक को देर रात का खाना खिलाना चाहिए। फिर क्या हम अपने होटल लौट जाए? ड्यूक के महल में टेरा ने कहा, मैं वापस आ गया हूं, मेरी मालकिन। रिहाना ने कहा, वापस स्वागत है तारा, क्या तुमने मेरे कहे अनुसार किए? टेरा ने उत्तर दिया, हाँ। रिहाना उसने दूसरी नौकरानियों से कहा, तुम लड़कियां अब जा सकती हो। लेकिन नौकरानी बोली, मेरी मालकिन, एक और पहन लो। तुम्हें यह कैसा लगा?
नहीं नहीं, यह तुम पर ज्यादा जंचेगा। रिहाना ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज, मुझे तारा से अकेले में बात करनी है। तुम हमें माफ करोगी, है ना? नौकरानियां उन्हें अकेला छोड़ गईं। रिहाना ने तारा से कहा, मैं उनके ध्यान के लिए आभारी हूं, लेकिन कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बीच तारा सोचती है, तो तुम उनसे कह सकती हो कि क्या? रिहाना ने पूछा, तो एथिल कैसी है? तारा ने कहा, मेरे पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वह टहलने गई और खरीदारी करने चली गई। इस बीच उसे लगता है कि कम से कम यह झूठ तो नहीं है। रिहाना ने पूछा, वह कैसी दिख रही थी? तारा ने जवाब दिया, वह अच्छी दिख रही थी। वह खूब हंसी। तारा ने मन ही मन कहा, हालांकि सिर्फ उसके सामने ही। रिहाना मुस्कुराते हुए चिल्लाई, मुझे पता था, उसका तलाक लेने का कोई इरादा नहीं है। लिएंड्रो ने कहा कि एथिल एनालामाइन के बारे में जानती है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित। तारा ने अपने हाथ जोड़ लिए। रिया आगे कहती है, कुल मिलाकर वह बस एक क्षणिक गुस्सा दिखा रही है ना? ओह लिएंड्रो, भले ही वह नशे में था, उसे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। उसे एहसास होना चाहिए कि एथिल उससे कितना प्यार करती है। अब उसे अच्छा महसूस कराने के लिए मैं क्या उपहार तैयार करूं? तारा ने पूछा, तो क्या तुम खदान लेडी एथिल के नाम पर छोड़ दोगे? एक डिजाइन की हुई किताब देखते हुए उसने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं छोड़ दूंगी। इसकी कीमत बाद में ही बढ़ेगी। अरे, यह तो बस मुझ पर बिल्कुल सही। तारा ने पूछा, क्या तुम चाहोगी कि मैं उसे देखना जारी रखूं? उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, अपनी मूल पोस्ट पर वापस लौट जाओ। उसके बाद तारा एक कैफे के कमरे से बाहर चली गई। एथिल ने उससे पूछा, इसका स्वाद कैसा है? टेरेंस ने जवाब दिया, बुरा नहीं है। उसने पूछा, और उसने कहा, इसका स्वाद थोड़ा दवा जैसा है, लेकिन इसकी खुशबू जरूर अच्छी है। उसने पूछा, बस इतना ही? तुम इसे 3 दिनों से पी रही हो? उसने पूछा, कुछ और चाहिए? उसने कहा, बिल्कुल, शायद आप ज्यादातर ताज़ा महसूस करते हैं। रात में अच्छी नींद आती है, या आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं? क्या ऐसा कोई बदलाव नहीं है? उसने कहा, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे महसूस कर रहा हूं। वह निराश हो गई। उसने कहा, यह हर्बल चाय है, दवा नहीं। इसका असर उतना अच्छा नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। उसने अपना हाथ भींच लिया और सोचा, लेकिन यह कोई साधारण हर्बल चाय नहीं है। फिर अगर मैं उससे उसके सिरदर्द के बारे में पूछूं, तो उसे जरूर पता चल जाएगा कि मैं उसकी असली पहचान जानती हूं। क्या आपने सामग्री का अनुपात गलत कर दिया है? उसे सोते हुए देखकर वह सोचती है, कमाल है। सही समय। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पर ध्यान केंद्रित करने लगी। उसके बाद उसने फिर से आंखें खोलीं। उसे लगता है कि मुझे पता था कि मैंने अनुपात सही कर लिया है। मेरे पास मानसिक पठन नामक एक क्षमता है। इससे मैं किसी लौटने वाले रोजी के दूसरे जीवन के पन्नों को याद कर सकती हूँ और जब चाहूँ उन्हें अपने मन में पढ़ सकती हूँ। यह क्षमता जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही यह इतनी ऊर्जा खर्च करती है कि मैं इसे दिन में 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती। देखना, उसे लगता है कि वह कल भी, पिछले दिन भी ऐसे ही ऊँघ रहा था। उसने पूछा, क्या होटल का बिस्तर आपके लिए पर्याप्त आरामदायक नहीं है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है। वह यह सोचकर निराश हो गई, लगता है यह होटल उसके जैसे रईस के लिए बहुत जर्जर है। वह उठा और मेरी पत्नी से पूछा। उसने उसे देखा और पूछा, तुम अचानक थकी हुई लग रही हो। वह झेंपते हुए बोली, और नहीं, मेरा मतलब है, हाँ, मैं थकी हुई हूँ। मैं आराम करने जाऊंगी मेरे कमरे में। तो तुम थोड़ी ताज़ी हवा के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? उसने कहा, मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा अंगरक्षक हूँ, मेरी जगह तुम्हारे पास होनी चाहिए। यह कहते हुए वह अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। वह उसका हाथ पकड़कर धन्यवाद कहती है। वह सोचती है कि वह वाकई एक अच्छा इंसान है। रास्ते में किसी ने टेरेंस मार्की को देखा। उसने उसे घूरा और वह रुक गया। फिर टेरेंस एथिल की ओर मुड़ा और बोला, लगता है मेरे साथी भाड़े के सिपाही को मुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, रूर, तुम अपना समय ले सकती हो, मैं चलती हूँ। पहले अंदर। इस बीच वह सोचती है, साथी भाड़े के सिपाही, मेरे पैर,
यह स्पष्ट है कि वह एक कुलीन घराने का नौकर है। अचानक उन्होंने घोड़े की क्लिप कोप सुनी। एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी को देखकर एथेल ने सोचा कि यह घर के मामलों की गाड़ी है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आता है। यह रिहाना थी। वह एथेल की ओर लपकी और उसे गले लगाते हुए कहा, एथेल। उसके बाद वे एक होटल के अंदर गए। रिएना और एथेल एक दूसरे के सामने बैठ गईं। एक दूसरे के साथ चाय पी रहे थे। तारा ने एथेल की तरफ देखा और उसने भी तारा की तरफ सिर हिलाया। एथेल ने पीछे खड़े टेरेंस की तरफ देखा। उसने सोचा, कितनी राहत की बात है। रिहाना को लगा ही नहीं कि टी मेरे साथ है। एथेल ने फिर रिहाना से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रिहाना का गार्ड चिल्लाया, कितना बेशर्म मिस एथेल। लेडी रिहाना तुम्हें देखने इतनी दूर तक आई थी। उसने सोचा, तो अब वह मुझे लेडी एथेल भी नहीं बुलाता। ये तो बहुत बड़ी बात है, तलवारबाज। रिहाना ने कहा, मैटिस, ऐसा मत करो। एथेल के साथ इतना रूखा व्यवहार मत करो। उसने कहा, बीबा, मेरी लेडी। रिहाना ने कहा, उससे माफ़ी मांगो। यही सही है। मैटिस ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मिस एथेल। रिहाना ने कहा, लेडी एथेल। एथेल ने कहा, बस करो। मैं वैसे भी जल्द ही तुम्हारी लेडी नहीं रहूंगी। तुम भी रिहाना, ऐसे बर्ताव करना बंद करो जैसे हम नंदे हों। रिहाना चिल्लाई, एथेल, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा, मैं लिएंड्रो की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि सब कुछ एनालामाइन से शुरू हुआ। कसम से यह पूरा सच नहीं है। एथेल अपना हाथ हटा लेती है। वह चाय की चुस्की लेती है, जबकि रिहाना कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे कहूँ, लेकिन मुझे चीज़ों के घटित होने का अंदाज़ा अच्छी तरह होता है। मिसाल के तौर पर, मैंने पिस्सू बाजार से एक चीनी मिट्टी का फूलदान खरीदा था, जो किसी उस्ताद कारीगर की नायाब कलाकृति निकला, और मैंने एक कंपनी में सिर्फ इसलिए निवेश किया क्योंकि मुझे उसका नाम पसंद था, जिससे मुझे भारी मुनाफा हुआ। एथेल सोचती है, थे वाह, कमाल है रे। तुम पीछे हट गई और इस तरह। तुम्हें सब पता है। रिहाना ने कहा, मुझे पता है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। मेरे परिवार को भी पहले लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। एथेल सोचती है, उपन्यास में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने आखिर तक उस पर यकीन किया। वो नादान लोहिम था। रिहाना फिर बताती है, मैं एक दिन अनाला इलाके से गुजर रही थी। मैं तुम्हारे परिवार के खदान वाले इलाके से गुजर रही थी और तभी मुझे ये एहसास हुआ। मैंने सोचा, ओह, यह खदान आगे चलकर बहुत मशहूर होगी। इसीलिए लिएंड्रो इसे खरीदने तुम्हारे परिवार से मिलने आया था और पहली नज़र में ही तुम पर फिदा हो गया। एथेल को लगता है कि रिहाना एक अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह बिना पलक झपकाए झूठ भी बोल सकती है। मुझे उपन्यास में उसका किरदार पसंद आया क्योंकि वह आसानी से हार मानने वाली नहीं लगती थी। लेकिन रिहाना ने कहा, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे? तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एथेल ने पूछा, क्या तुम मुझे सचमुच वैसे ही पसंद करते हो जैसे मैं हूँ? रिहाना मुस्कुराई, बिल्कुल। एथेल ने कहा, तो फिर तुम मुझे तब भी पसंद करोगे भले ही मेरे पास मेरा है ना? रिहाना ने पूछा, हूँ। एथेल ने पूछा, क्या मैं अपने नाम पर ध्यान दिए बिना कैश एस्टेट में वापस जा सकती हूँ? दरअसल मैं इसकी वजह से असहज महसूस कर रही थी। अब जब तुमने मुझे अपनी सच्ची भावनाएं बता दी हैं तो मुझे राहत मिली है। रिहाना चिल्लाई, रुको एथेल। उसने कहा, अगर सिर्फ इसी वजह से तुम इसे चाहती थी तो मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने माता पिता को वापस कर देना चाहिए। रिहाना ने कहा, लेकिन यह तुम्हारा दहेज है। एथेल ने कहा, तुमने अभी खुद कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। अगर मेरे पास यह नहीं है तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? रिहाना ने जवाब दिया, और नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। वह ठीक है, मैं क्या सोच रही थी? मैं तो हफ्फों के बारे में तो भूल ही गई थी। मैटिस, टेरा, उन्होंने मान लिया। हाँ, मेरी लेडी, वे ढेर सारे तोहफे देते हैं। रिहाना ने कहा, कृपया मुझे मेरे बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दो। मैं इसके बिना ठीक हूँ, लेकिन पिताजी शायद कुछ और सोचे। यह हमारे परिवार के नाम का भी सवाल है। तो एथेल ने पूछा, हाउस कैशर्स को कब से ऐसी चीज़ों की परवाह होने लगी? क्या चीज़ है? रिहाना ने एक तोहफा दिखाते हुए कहा, एथेल, क्या तुम इसे खोलना चाहोगी? एथेल ने उसे खोला, यह सोचकर कि बिना मेरे तोहफे के वह मुझे स्वीकार नहीं करेगी। यह एक हार था
और रिहाना ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने वही चुना जो मुझे अच्छा लगा। एथेल को लगा कि इसे देखकर यह काफी महंगा लग रहा है। किसी का दिल जीतने के लिए रिहाना तोहफों की बौछार ही करती है। रिहाना ने पूछा, इन्हें पहने कर देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे? एथेल, रिहाना ने घबराकर पूछा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। ठीक है ना? एथेल ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए बाकी डिब्बे भी खोल सकती हो? फिर रिहाना ने अलग अलग उपहार कुछ गहने दिखाए। उन्हें देखकर एथेल बोली, वाह, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शानदार हैं। फिर उसने कुछ जादू की किताबें दिखाईं। एथेल बोली, मुझे ज्ञान की कमी है, मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उसने लोमड़ी के ऊन से बना एक मफलर दिखाया। एथेल बोली, अगर मैं इसे पहनूंगी तो यह सफ़ेद लोमड़ी का अपमान होगा। एथेल सोचता है, हालांकि मैंने इसे घुमा फिरा कर कहा, निष्कर्ष वही है। एथेल वालेस, जो उनके लिए खदान के बिना बेकार है, इतने महंगे उपहार कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह झूठ और उपहारों से सच्चाई को छिपाने की कोशिश करने के बजाय खदान की चाहत के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलती और माफ़ी क्यों नहीं मांगती? यह सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद जैसे मैं भी अदृश्य हूं। रिहाना ने एथेल से पूछा, तुम सच में नाराज हो? क्या तुम मेरे लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती? एथेल सोचती है, क्या तुम मुझसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कह रही हो? जब तुम ही मुझे और गुस्सा दिला रही हो तो तुम्हारे लिए गुस्सा क्या है? रिहाना ने कहा, मैं समझती हूं कि तुम लिएंड्रो से नाराज हो। तुम्हें मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। उसने एथेल से पूछा, क्या तुम एक पल के लिए मेरे भाई को भूलकर मेरी प्यारी भाभी नहीं बन सकती? एथेल ने सोचा, प्यार? किससे? मुझसे? क्या तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? रिहाना ने फिर कहा, लिएंड्रो की चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी, बस उसे एक और मौका दो। एथेल हैरान होकर सोचती है कि वह क्या सोचती है। सोचने पर उसने रिहाना की कल्पना की, मैं लिएंड्रो की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। एथेल को लगता है कि उसने सिर्फ अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगी है, लेकिन उसने खुद कभी माफ़ी नहीं मांगी। क्या वह मानती है कि लिएंड्रो ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे मैं नफरत करती हूँ? क्या वह सचमुच मानती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? वह सोचती है कि यह सच है कि मैं लिएंड्रो से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे उसके परिवार के बाकी लोग भी पसंद नहीं हैं। वे सभी मुझे समान रूप से नज़रअंदाज करते हैं। फिर एथेल ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? रिहाना बोली, ओह, क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पास मुझसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। एथेल हैरान होकर सोचती है, क्या वह हमेशा से इतनी घमंडी थी? रुको, क्या ऐसा हो सकता है? अपनी पहली जिंदगी के उलट रिहाना के पतन के बाद उसके आसपास के सभी लोग उससे प्यार करते हैं। कहानी के अंत तक उससे नफरत करने वाले सिर्फ खलनायक थे। अब तक यह दुनिया उसके इर्द गिर्द इसी तरह घूमती रही है और इसीलिए वह सोच भी नहीं सकती कि कोई उससे नफरत भी कर सकता है। रिहाना ने उससे पूछा, एथेल, तुम किस बारे में सोच रही हो? उसने कहा, कुछ नहीं। रिहाना मुस्कुराई और बोली, तुम्हें खुश करने की मेरी कोशिशों के बारे में सोचो और कम से कम इनमें से एक तोहफा तो ले ही लो। एथेल सोचती है, मैं क्या करूं? मैं अपनी भावनाओं के आधार पर काम करके उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकती। उफ, अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करने और उससे निपटने के बाद अब मुझ में सोचने की ताकत नहीं बची है। रिहाना ने कहा, एथेल, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। एथेल का हाथ छूट जाता है। रिहाना के हाथ से जबरदस्ती छीन लिया। एथेल ने कहा, रिहाना, मैं तुमसे सच सच कहूंगी। वह खड़ी होकर बोली, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए प्लीज मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। समझ रही हो? रिहाना के मुंह से शब्द नहीं निकले। मैटिस और तेरा हैरान रह गए। एथेल यह कहते हुए चली गई, मुझे यकीन है कि तुम खुद को बाहर निकाल सकती हो। अलविदा। मैटिस उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी रिहाना से ऐसे बात करने की? मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन टेरेंस उसे जमीन पर गिरा दिया, अपना पैर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। मैटिस चिल्लाया, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं एक होटल का मेहमान हूं जो बस वहां से गुजर रहा था। एथेल हैरान होकर सोचती है कि कब से मेरे आसपास है। क्या उसने रिहाना के साथ मेरी बातचीत सुनी?
मैटिस अपनी तलवार निकालकर चिल्लाता है, कितनी बदतमीजी है। टेरेंस भी तैयार था, लेकिन रिहाना बीच में ही बोल पड़ती है। वह चिल्लाती है, रुको, बस, क्या तुम कैश का नाम खराब करना चाहती हो? वह मैटिस से कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तब रिहाना और मैटिस जब जा रहे थे, तारा मुड़ी और झुककर प्रणाम किया। टेरेंस ने एथेल से पूछा, सब ठीक तो है? उसने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतना भद्दा नज़ारा देखना पड़ा। उसने कहा, चिंता मत करो, मेरे परिवार की तुलना में वे संत हैं। वह सोचती है कि मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पति केस कर रहे हैं। उसने कहा, ओह, मेरा छिपाने का इरादा नहीं था। उसने कहा, यदि आप केसेस के विरुद्ध तलाक चाह रही हैं तो यह निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होगी। उसने कहा, मुझे पता है, मैंने हमारे तलाक के कागजात जमा कर दिए थे, लेकिन मुझे संदेह है कि इसे ठीक से स्वीकार भी किया गया होगा। फिर विषय बदलते हुए उसने पूछा कि ओह, क्या आपने अपने सहकर्मी से बात की? उसने उत्तर दिया, हाँ, वह मुझे केवल यह बताने आया था कि कोई घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। उसने कहा, तो आपको जल्दी से घर जाना चाहिए। उसने उत्तर दिया कि वह अक्सर आता रहता है। अगर मैं थोड़ी देर से आऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह सोचती है कि कौन आएगा। टेरेंस घर पर थे और अक्सर उनका नौकर उनके आने की खबर देने आता था, जबकि उन्हें पता था कि वे कितने नाराज होंगे। तो फिर वह मेहमान कोई बहुत ही ऊंचे पद का व्यक्ति होगा। वह यह सोचकर हैरान रह गई। रुको, टेरेंस के यहाँ अक्सर आने वाले मेहमान उनके नौकर इंतजार नहीं कर सकते। क्या यह सम्राट हो सकता है? यह सोचकर वह उसे धक्का देते हुए कहने लगी, लगता है तुम्हें अभी जाना चाहिए। उसने कहा, नहीं, मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ। उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम जाओ। फिर वह चला गया। वह सोचती है कि अगर यह वास्तव में सम्राट है तो वह सबसे अधिक संभावना टेरेंस के सामने इस विषय को उठाएगा। वह सोचती है कि सम्राट ने लंबे समय तक छाया में उसे नज़रअंदाज करने के बाद आखिरकार अपने बेटे को आधिकारिक तौर पर अपना खून मानने का फैसला किया है। मार्क की फ्रीहाइडेन की संपत्ति पहले मार्क मोलो का घर था। टेरेंस वहां पहुंचा और उसे देखकर बटलर चिल्लाया, मार्क। उन्होंने कहा कि आपने जल्द आने का वादा किया था। अंदर जाते समय टेरेंस ने पूछा कि महामहिम कहाँ हैं? बटलर जवाब दिया कि वह अभी भी ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा है। टेरेंस ने कहा कि आपको उसे इंतजार कराने के बजाय वापस भेज देना चाहिए था। बटलर ने पूछा, मैं कैसे कर सकता था जब उसने जिद की थी कि वह आपसे मिले? महाराज, क्या आपको पहले कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है? टेरेंस कमरे में प्रवेश करते हुए कहता है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। सम्राट अंदर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने झुककर कहा, प्रणाम महाराज। एस्ट्रोथ साम्राज्य के 23वें सम्राट डोमिनिक ने कहा, मुझे लगा कि मैं हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। टेरेंस घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। काश तुमने पहले ही खबर भेज दी होती। एम्परर ने कहा, कोई बात नहीं, हमें अपने बीच ऐसी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। फिर टेरेंस उसके सामने सोफे पर बैठ गया। एम्परर ने पूछा, अपनी जवानी बाहर बिताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम घर बसा लो और ये कौन से मैले कुचैले कपड़े पहन रहे हो? उसने सोचते हुए अपनी कमर कसी। ये तोहफे में मिले थे। उसे एथील की याद आई। पैसों की चिंता मत करो, जो पसंद हो चुन लो। कर्मचारी के कपड़े भी मालिक की छवि दर्शाते हैं। इतने लालची होकर तुम इस कठिन दुनिया में कैसे जिंदा रहोगे? तुम्हें ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। वह सोचता है कि वह बेहद दयालु है। उसे देखकर सम्राट ने टेरेंस से पूछा। उसने पूछा, बाहर जाकर दुनिया देखने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? तब सम्राट हंसा और बोला, ठीक है, एक बार शुरू करने के बाद तुम बहुत व्यस्त हो जाओगे। एक शासक के काम सीखने के लिए। यह सुनकर उसने असमंजस में पड़कर पूछा, माफ करना। सम्राट ने कहा, टेरेंस मेरे बेटे, मैं तुम्हारा नाम शाही परिवार की रजिस्ट्री में दर्ज कराना चाहता हूँ। टेरेंस ने कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। सम्राट ने पूछा, तुम्हें किस बारे में सोचने की जरूरत है? उसने सोचा, अगर मैं कहूं कि मैंने कभी शाही राजकुमार बनने की कल्पना नहीं की थी तो यह झूठ होगा। खैर, अब जबकि हाउस वेलवेट हाउस केसेस के आगे झुक गया है तो शायद इससे बेहतर समय और कुछ नहीं है। हो सकता था। इसके अलावा
युवराज ने एक अनाथ रिहाना के साथ अपने रिश्ते के कारण महारानी का अनुग्रह खो दिया था। सम्राट ने पूछा, क्या तुम्हें सचमुच सत्ता नहीं चाहिए? वह चुप रहा। उसे लगता है कि सचमुच नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि महारानी, जो लगातार मुझे हत्यारे भेजती रही हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी। मैं मिकी के चेहरे पर भी भाव देखना चाहूंगा, जो जन्म से ही अपनी हर खुशी को हल्के में लेता रहा है। सम्राट ने पूछा, सत्ता तुम्हें बहुत सी महान चीजें प्रदान करती है, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो तुम? क्या मैं सचमुच चाहता हूं? वह सोचता है, कुछ ऐसा जिसकी मुझे इच्छा है, कुछ ऐसा जिसकी मुझे इतनी तीव्र इच्छा है कि मैं एक शाही राजकुमार बनना चाहता हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचने लगा, मैं क्या सोच रहा हूं? एक बार हाँ कह दूं तो मेरा जीवन अब तक की तुलना में पूरी तरह से अलग हो जाएगा। यह एक ऐसा विकल्प है जिससे मैं न तो पीछे हट सकता हूं और न ही पीछे हट सकता हूं। फिर उसने कहा, मैं शाही राजकुमार का पद स्वीकार करता हूं। सम्राट मुस्कुराया और पूछा, तो क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें इच्छा है? उसने कहा, हाँ, मैं किसी को मुसीबत से बाहर निकालना चाहता हूं। सम्राट ने पूछा, किसी की मदद करो? कौन है? उसने कहा, क्यों न हम इसे अभी यहीं छोड़ दें? सम्राट ने कहा, कितना बेतुका। फिर उसने पूछा, जिसके बारे में बात करते हुए, महाराज, मैंने हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी। ड्यूक के महल में उन्होंने लिएंड्री से पूछा, तुमने दुनिया को कैसे संभाला? उसने कहा, मुझे माफ करना। ड्यूक ने कहा, सम्राट जरूर इसका बहाना बनाकर मुझसे कुछ मांगेंगे। कुछ दिन पहले इंपीरियल सेंट्रल कोर्ट, लिएंड्रो ने तलाक को खत्म करने के लिए अदालत के अधिकारियों को रिश्वत दी थी। कागजात? सम्राट ने ड्यूक से पूछा, तलाक की अर्जी नष्ट करने के लिए एक अदालती अधिकारी को रिश्वत देते हुए। आपका बेटा अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता होगा। ड्यूक ने कहा, मैं गलत हूं, महाराज। सम्राट ने कहा, आप जानते हैं कि यह स्पष्ट रूप से एक अवैध कार्य है, लेकिन मैं इसे आपके लिए गुप्त रखूंगा। ड्यूक ने कहा, धन्यवाद, महाराज। वर्तमान में वापस। ड्यूक ने पूछा, अब आप क्या करने वाले हैं? चूंकि उन्होंने आपके दस्तावेज स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए आपके तलाक का मामला जल्द ही अदालत में चलेगा। ड्यूक ने जोर से कहा, मेज पर चिल्लाते हुए, उन्हें पता चलने में बस कुछ ही समय लगेगा कि यह तुम हो। लिएंड्रो ने कहा, मैं तलाक का मुकदमा नहीं होने दूंगा। मैं एथेल से बात करूंगा और अदालत की तारीख से पहले उसका मन बदल दूंगा। ड्यूक ने कहा, अगर तुम कर सकते तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। उसने कहा, मेरा विश्वास करो पिताजी, मैं इसे संभाल सकता हूं। ड्यूक ने कहा, मुझे तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए था। लिएंड्रो ने कहा, आपने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया पिताजी, एक बार भी नहीं। अचानक रिहाना चिल्लाती हुई आई, कृपया रुके। उसने कहा, पिताजी, बहुत हो गया, कृपया उसे डांटना बंद करें। ड्यूक ने कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है प्रिय। उसने कहा, मुझे यकीन है कि लिएंड्रो का इरादा सबसे अच्छा है। उसने उससे कहा, बाहर जाओ रिहाना। वह चिल्लाई, पिताजी। उसने कहा, यह हमारे परिवार के बारे भय में है, फिर भी आप मुझे बाहर जाने के लिए कहते हैं अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वह चिल्लाई, मैं दोपहर का भोजन नहीं करूंगी। ड्यूक और लिएंड्रो चौंक गए और पूछा, रियाना, तुम क्या बकवास कर रही हो? उसने कहा, मैं भी रात का खाना नहीं खाऊंगी। ड्यूक ने कहा, तुम अपनी सेहत खराब कर रही हो। लिएंड्रो ने आगे कहा, अगर तुम सब बीमार पड़ गए तो क्या होगा? लियम चिल्लाता हुआ आया, तुम ऐसा नहीं कर सकती छोटी खरगोश, तुम बहुत नाजुक हो। रिहाना ने कहा, मैं खाना नहीं छोड़ूंगी पापा, इसलिए कृपया लिएंड्रो को एक और मौका दो। ड्यूक ने कहा, रिहाना। उसने कहा, बहुत अच्छा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करना लिएंड्रो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया पापा। गलियारे में चलते हुए रिहाना लिएंड्रो से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मुझे बस सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। उसने कहा, सावधान रहना। वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसने बताया कि मैं कल उससे मिलने गया था। उसने कहा कि वह मुझसे नफरत करती है। मुझे पता है कि उसका यह मतलब नहीं था, लेकिन लिया ने आगे कहा, अगर उसने ऐसा झूठ बोला तो वह सचमुच तुमसे नफरत करती होगी लिएंड्रो। लिएंड्रो ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से यह सुनना पड़ा रिहाना। उसने कहा,
पहले तो मैं चौंक गई, लेकिन फिर सोचा, मुझे पता चल गया था कि यह सच नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि एथेल और मैं कितने करीब हुआ करते थे? लियाम ने पूछा। फिर भी एथेल ने हद कर दी। उसे अपना गुस्सा सिर्फ लिएंड्रो पर निकालना चाहिए था। उसने तुम्हें इतनी बुरी बातें क्यों कहीं? उसने कहा, अगर तुम सच में उसे वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। लिएंड्रो ने कहा, मुझे नहीं पता कि और क्या करूं। जब भी मैं उसे देखता हूं, हालात और भी बदतर होते जाते हैं। फिर अचानक उसे एक विचार आया और उसने कहा, मेरे पास एक विचार है। इसी बीच एथेल बोली, होटल का बगीचा देखकर, वाह, मुझे नहीं पता था कि इस होटल का बगीचा इतना सुंदर है। उसने टेरेन से पूछा, आज का दिन बहुत शानदार है। यहाँ चाय पीने का क्या विचार है? उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैं चाय की व्यवस्था कर देता हूँ। एथेल कुर्सी पर बैठते हुए सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे तलाक की अर्जी इतनी जल्दी निपट जाएगी। शायद यह टेरेंस की बदौलत है। चाहे वह हो या न हो, मैं उसे धन्यवाद स्वरूप वह चाय पिलाऊंगी। उसने कुछ महिलाओं को कहते सुना, अरे देखो, उस पर वह एक गाड़ी को आते हुए देख रहा है। एथेल सोचती है, क्या वह फिर से हाउस कैश की गाड़ी है? यह लिएंड्रो था जो अच्छी तरह से तैयार था और एक गुलदस्ता पकड़े हुए था। वह चिल्लाता है, एथेल। उसे देखकर वह सोचती है, लिएंड्रो। वह उसे देखकर चौंक गई। वह सोचती है, वह यहाँ क्या कर रहा है? वह उसकी ओर कदम बढ़ाता है। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और गुलदस्ता देते हुए कहा कि यह सब मेरी गलती थी एथेल, कृपया मुझे एक और मौका दो। वह चौंक गई और सोचती है कि उसने क्या कहा, कृपया मेरे पास वापस आओ। यार, उसने कहा, खड़े हो जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही घुटनों के बल बैठा रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। उसने कहा, कृपया चुप हो जाओ और अभी खड़े हो जाओ। उसने कहा, चिंता मत करो, मेरे घुटने और मेरे स्वाभिमान को उतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचेगी जितना तुम सोच रही हो। उसने गुस्से में कहा, अरे, खड़े हो जाओ। वह मेरे पीछे आने की बात कहकर जाने के लिए मुड़ी। उसने कहा, यहाँ। फिर वे कहीं चले गए। एलिस, उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? उसने कहा, और क्यों? मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। बिल्कुल, उसने कहा, मैं सचमुच हैरान हूँ कि तुम में अब भी मुझसे माफ़ी मांगने की हिम्मत है। उसने पूछा, इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने गलती की है, इसलिए मैं माफ़ी मांगने और माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा, कुछ माफ़ी मांगना ही बेहतर होता है। उसने पूछा, तुम अचानक आ जाते हो और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करते हो। क्या हाउस किस में किसी से माफ़ी इसी तरह मांगी जाती है? उसने कहा, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम मुझसे मिलने के लिए राज़ी नहीं होती। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारा मना करने का हक है। उसने एक ही पल में चौंकते और उलझन में पूछा, हम शादीशुदा हैं। एक पति का अपनी ही पत्नी से मिलने में क्या बुराई है? उसने गंभीरता से पूछा, क्या आप हमारे रिश्ते को शादीशुदा जोड़ा कह सकते हैं? वह चुप रहा। उसने लिएंड्रो से पूछा, क्या तुम सच में नहीं मानते कि तुम्हें माफ़ किया जा सकता है? उसने कहा, मैंने सुना है रिहाना ने तुम्हें बताया था कि खदान वाली कहानी एक गड़बड़ी थी। उसने पूछा, ओह, तुम्हारा मतलब उस झूठ से है जो उसने मुझसे कहा था कि हुम कैसे मन की वजह से मुझसे संपर्क किया लेकिन पहली नज़र में प्यार हो गया। उसने कहा, यह झूठ नहीं है। मैं इतना शर्मिंदा था कि मैं उस दिन तुम्हें ठीक से समझा ही नहीं पाया। उसने पूछा, क्या ऐसा है? तो फिर पिछले 2 सालों से तुम मुझसे इतने ठंडे क्यों रहे हो? उसने कहा, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वह यह कहते हुए जाने के लिए मुड़ी तो यह बातचीत खत्म। तुम जा सकती हो या यहाँ अकेली रह सकती हो, यह तुम पर निर्भर है। वह चिल्लाया, मैं तुमसे यह वादा कर सकता हूँ, एथेल। उसने फिर से गुलदस्ता पेश करते हुए कहा, एक बार जब तुम घर लौट आओगी तो मैं कसम खाता हूं कि मैं एक बेहतरीन पति की जिम्मेदारी निभाऊंगा और तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से पेश आऊंगा। वह गुलदस्ता ले लेती है। वह खुश लग रहा था, लेकिन यह खुशी कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं थी। वह उसे कूड़ेदान में फेंक देती है और कहती है, बहुत देर हो चुकी है। वह स्तब्ध रह गया। वह बोली, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। वह चला, रुको, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? उसने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। वह चिल्लाया,
मुझसे वादा करो, पहले तो तुम मुझसे बात करोगी। उसने पूछा। मैं नहीं करना चाहती। मैं क्यों करूंगी? उसने पूछा। क्या बातचीत के लिए बहुत ज्यादा मांगना पड़ता है? वह चिल्लाई। मैं बात नहीं करना चाहती। अचानक टेरेंस आया और उसे लात मारने लगा। उसने वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी और कहा, तुम्हें किसी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। उसने एथेल से कहा, इतनी देर लगाने के लिए माफ़ करना। टी हाउस का मालिक बाहर गया हुआ था, इसलिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लियांड्रो उसे देखकर घबरा गया। तुम कौन हो? उसने देखा। उसकी तलवार तान दी और कहा, तुम वेटर नहीं लग रहे। टेरेंस ने कहा, मैं चाय बनाने में तो माहिर हूं ही, और बाकी कामों में तो और भी बेहतर। इस बीच एथेल सोचती है, ड्यूक के इस टेरेंस को पहचान सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लियांड्रो पहचान पाएगा। टेरेंस ने कहा, दूसरी चीज़ों से मेरा मतलब है ऐसी चीज़ जो किसी महिला के लिए फूलों के गुलदस्ते से कहीं ज्यादा मददगार हो। एथेल ने कहा, वह मेरा बॉडीगार्ड है। यह सुनकर लियांड्रो चौंक गया और बोला, शरीर से? गाय। उसने कहा, मैंने उसे इसलिए रखा था कि कहीं तुम मुझसे ऐसे ही न संपर्क करो। चौंक कर उसने पूछा, तुम दोनों का रिश्ता कैसा है? टेरेंस ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पूर्व पति को सुनने में कोई समस्या है? लिएंड्रो ने कहा, मेरी सुनने की फलंती बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, और बात अलग है, मैं उसका पूर्व पति क्यों हूं? मैं अब भी उसका पति हूं। टेरेंस ने कहा, ओह, माफ करना, मुझे अपनी गलती सुधारने दो। तुम उसके होने वाले पूर्व पति हो। एथेल ने उससे कहा, उसे चिढ़ाना बंद करो। उसने कहा, लिएंड्रो, अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी से कहो और चले जाओ। वह टेरेंस की ओर उंगली उठाकर कहता है, अगर वह तुम्हारा बॉडीगार्ड है तो क्या इसका मतलब है कि वह हर समय तुम्हारे साथ रहता है? जब मैं बाहर गया तो एथेल ने कहा, हाँ। वह कांपने लगा और बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो शादीशुदा औरत हो। उसने पूछा, इसमें क्या समस्या है? उसके शब्द कांपते हैं जब वह पूछता है, अगर लोगों को गलतफहमी हो जाए तो क्या होगा? उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वह बोला, अच्छा, अगर उन्हें तुम्हारी वफादारी पर शक है। एथेल मुस्कुराई और बोली, आहा, क्या तुम यह पूछना चाहती हो कि क्या मेरा कोई अफेयर चल रहा है ना? उसने कहा, एथेल, मुझे तुम पर भरोसा है, बिल्कुल, लेकिन दूसरों को हो सकता है। उसने कहा, जब तक तुम, मेरे पति, मुझ पर भरोसा करते हो, मैं ठीक हूं। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वह कांपते हुए बोला, तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। उसने लिएंड्रो से पूछा, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो अभी तक बिल्कुल भी धूमिल नहीं हुई है ना? वह चौंक गया। क्या